तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बीपीएससी टीचिंग के लिए। तो इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ज़रूरी है सब इसको रिमेंबर कर लेना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक सिंपल क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के साथ एप्लीकेशंस प्रोग्राम के रूप में काम करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र को। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स एंड, ये सही है, ये होगा। सेकेंड ऑप्शन कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, ये भी सही है। सिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड टू एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो ये भी सही है। ये तीनों सही है, यानी कि इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारा रोल प्ले करता है हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का, सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने का, डिफरेंट सर्विस को प्रोवाइड करने का, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द। तो जो इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो वो प्रोवाइड हम लोगों को करता है सिस्टम कॉल्स। हर काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी काम करता है उसके लिए एक सिस्टम कॉल आता है। तो जो यूज़र को जो इंटरफेस मिल रहा है उसके लिए भी एक सिस्टम कॉल जाता है, तब वो हम लोगों को सर्विस इंटरफेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू शेड्यूलिंग यूज्ड इन विच ओएस। सीपीयू शेड्यूलिंग कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग का ज़रूरत कब पड़ता है, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो वो शेड्यूलिंग करता है कि बारी बारी से वन बाय वन एक एक प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। कुछ देर के लिए एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, फिर कुछ देर के लिए दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। तो शेड्यूलिंग का ज़रूरत तभी है जब एक से अधिक प्रोसेस है। अगर एक प्रोसेस है तो किसी भी तरह का कोई शेड्यूलिंग करने का ज़रूरत नहीं है। तो वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टी प्रोसेसिंग हो या मल्टी प्रोग्रामिंग हो, तो यहाँ पे ऑप्शन ए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे। एरे का डिसएडवांटेजेस क्या है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, इंडेक्स वैल्यू ऑफ एन एरे कैन बी निगेटिव। तो ये तो हो नहीं सकता है, एरे का इंडेक्स वैल्यू निगेटिव नहीं होता है, ये तो होता ही नहीं। तो ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा। एलिमेंट्स आर सिक्वेंशियली एक्सेस्ड, तो ये सही है, ऐसे ही होता है एरे में सिक्वेंशियली एक्सेस, लेकिन ये इसका डिसएडवांटेजेस नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर लाइक क्यू और स्टैक कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंट किया जा सकता है क्यू और स्टैक को, डेटा स्ट्रक्चर के क्यू और स्टैक को एरे में इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये सही है और ये कोई इसका ये डिसएडवांटेजेस नहीं है। देयर आर चांसेज ऑफ वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस इफ एलिमेंट्स इंसर्टेड इन एरे आर लेसर देन द एलोकेटेड साइज। यानी कि मेमोरी के वेस्ट होने का चांस होता है अगर एलिमेंट्स कम स्टोर किया जा रहा है एरे के साइज से। यानी कि हमारा जो एरे है उसका साइज अगर हम लेते हैं 25 और एलिमेंट्स हम रखते हैं 10, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो बाकी का जो 15 एलिमेंट्स है, 15 जो मेमोरी है वो वेस्ट जाएगा। तो ये इसका ड्रॉबैक हो सकता है या होता है, क्योंकि अगर हम साइज लेते हैं 25 और हम 10 ही एलिमेंट्स रखते हैं, 10 ही डेटा रखते हैं, तो 15 जो स्पेस है वो बर्बाद हो रहा है। तो ये इसका ये एक ड्रॉबैक है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। तो जब भी आंसर करेंगे हम लोग माइन्यूटली हर ऑप्शंस को पढ़ लेंगे और उसके बाद हम सही आंसर पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सन। तो कौन से डेटा स्ट्रक्चर में रिकर्सन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो रिकर्सन का मतलब क्या होता है, फंक्शन खुद को कॉल करता है, एक ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करना शुरू करता है।
तो रिकर्सन में क्या होता है, जैसे फंक्शन पहली बार कॉल होगा वो फर्स्ट टाइम कॉल होगा मेन मेमोरी से, और मेन मेमोरी से कॉल होगा, उसके बाद वो खुद अपने आप को कॉल करेगा। तो जो मेमोरीज बनेगा फंक्शन का वो वन मेमोरी, उसके अंदर दूसरा, फिर उसके अंदर तीसरा, इस तरीके से मेमोरी बनता है। और जब मेमोरी खत्म होना शुरू होता है तो जो सबसे लास्ट में कॉल हुआ था वो मेमोरी खत्म होगा, फिर उसके बाद वाला मेमोरी, और फिर सबसे पहला मेमोरी। तो ये कंसेप्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट का आता है यहाँ पे, यानी जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। तो जो मेमोरी लास्ट में बना वो पहले खत्म हो रहा है। तो ये कंसेप्ट लिफो का आ रहा है। तो लिफो हम लोग कहाँ यूज करते हैं, स्टैक में। तो रिकर्सन स्टैक के मदद से इंप्लीमेंट किया जाता है, तो हम लोग स्टैक ऑप्शन को चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू इवेल्युएट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस क्या होता है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद आता है। जैसे a प्लस बी, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी प्लस, ये पोस्टफिक्स फॉर्म होगा। तो कभी भी हम लोग पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं अगर अपने किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को, ये जो है इनफिक्स है और ये इसका पोस्टफिक्स फॉर्म है, तो ये इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं स्टैक को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा 6 में, स्टैक। अब यहाँ पे एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया हुआ है, इसका पूछा जा रहा है कि इसका एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसका पोस्टफिक्स क्या होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया हुआ है, इसमें बताना है कौन सा पोस्टफिक्स होगा। तो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने का रूल होता है, हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे डिटेल में कि पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को। तो कुछ रूल्स होता है कन्वर्ट करने का, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जनरली पोस्टफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर्स बाद में आता है ऑपरेंड के। तो जैसे पहले दिया हुआ है a प्लस बी, ये पैरेंथेसिस के अंदर में है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए बी प्लस, ठीक है। पैरेंथेसिस के बीच में जो भी ऑपरेटर है वो ऑपरेंड्स लिखने के बाद लिख दिया जाएगा। देन मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं आएगा, उसके बाद हम लिखेंगे सी डी, और उसके बाद माइनस आ रहा है, तो माइनस के पहले मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, फिर ई आएगा, उसके बाद ये पैरेंथेसिस खत्म हो रहा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। पैरेंथेसिस के बीच का जो भी ऑपरेटर है वो उतार लिया जाता है जब पैरेंथेसिस खत्म होता है। और यहाँ पे जैसे मल्टीप्लिकेशन पहले था, बाद में माइनस आ रहा है, तो माइनस अगर या कोई भी छोटा ऑपरेटर बाद में आता है तो जो बड़ा वाला ऑपरेटर है जिसका प्रीसीडेंस हाई है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यही प्रोसेस चलता है। तो इस तरीके से अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा, जो यहाँ पे ए बी प्लस सी डी इंटू ई माइनस एफ मल्टीप्लाई जी और डिवीजन, ये हमारा एक्चुअल पोस्टफिक्स फॉर्म होगा दिए हुए इनफिक्स एक्सप्रेशन का। तो एग्जामिनेशन में अगर ये पूछता है इस तरीके से इनफिक्स को पोस्टफिक्स में बदलने के लिए, तो एक रफ शीट पे हम लोग जाके इसको निकाल लेंगे। 2 मिनट लगेगा निकालने में, लेकिन निकाल लेंगे और हम सही आंसर चूज करेंगे। कैसे निकालना है इसको डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फ्लिप फ्लॉप आउटपुट्स आर, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या होता है, तो हम लोग फ्लिप फ्लॉप पढ़े थे। हम लोग जो लास्ट हमारा जो हम लोगों का जो लेक्चर है पहले आर्किटेक्चर से, उस पर हम लोग फ्लिप फ्लॉप पढ़े थे, तो उसके हिसाब से हम लोग जानते हैं कि फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हम लोग स्टिक करेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ALU, तो ये ALU क्या है, ये ALU हम लोग आर्किटेक्चर में भी पढ़े हैं CPU के बारे में, और शुरुआत में फंडामेंटल कंसेप्ट्स में भी इसको हम बताए हैं कि CPU पे कई पार्ट्स होते हैं। जैसे CPU का एक पार्ट होता है CU और एक पार्ट है ALU, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट।
ये क्या काम करता है? अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का काम करता है और इसको कहते हैं ALU, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अरिथमेटिकल लॉजिकल से रिलेटेड ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है। पहला ऑप्शन है स्टोर डेटा, तो ये तो नहीं है, डेटा स्टोर नहीं करता है। सेकेंड ऑप्शन है परफॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, तो ये सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा, बी। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोस्ट सिमिलर टू मशीन लैंग्वेज, यानी मशीन लैंग्वेज जो होता है उससे बहुत सिमिलर, इसमें दिए हुए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है उसमें कौन सबसे सिमिलर है मशीन लैंग्वेज से? तो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो हमारा के ह्यूमन लैंग्वेज के से सिमिलर होता है। जैसे हम लोग C या C++ या जावा में प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज से मैच करता है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होगा। असेंबली लैंग्वेज, तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो उसमें जो कोड किया जाता है वो बहुत हद तक सिमिलर होता है मशीन लैंग्वेज से, तो हम लोग ऑप्शन बी को सेलेक्ट करेंगे। मार्कअप लैंग्वेज तो और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ये तो होगा नहीं। मार्कअप लैंग्वेज HTML है जो कि एक मशीन लैंग्वेज नहीं है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट जो कि हम लोग वेब टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, तो ये दोनों होंगे नहीं। तो यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज ही है जो मशीन लैंग्वेज से सिमिलर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है? विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनेज अ डेटाबेस? तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये भी नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये भी नहीं है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, तो ये हमारा ऑप्शन डी सही है। व्हाट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक कंसेप्ट है जिसमें हम डेटा को रिमोट सिस्टम पे स्टोर करके रखते हैं ताकि हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर सके। तो क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा ओवर द इंटरनेट, ये हमारा ऑप्शन बी होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल? फायरवॉल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, वो किस लिए होता है? तो फायरवॉल का पर्पस क्या है? कोई भी जब हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो या हम कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस को यूज कर रहे हो या USB ये यूज कर रहे हो, तो वो उसमें कभी वायरस होता है जो अनऑथराइज्डली एक्सेस करना चाहते हैं हमारे सिस्टम को, तो फायरवॉल उसको रोकने का काम करता है, अनऑथराइज एक्सेस को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही होगा हमारा कि टू ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस। HTTP स्टैंड फॉर, HTTP किस लिए स्टैंड करता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो HTTP एक प्रोटोकॉल है TCP/IP प्रोटोकॉल सूट का, और इसका काम है डेटा को ट्रांसफर करना, इंटरनेट पे टेक्स्ट डेटा को ट्रांसफर करना। तो ये जो ट्रांसफर करेगा इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। इन सिंपल टर्म मशीन लर्निंग इज, मशीन लर्निंग को सिंपल फॉर्म में हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ट्रेनिंग बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। तो मशीन लर्निंग का पर्पस क्या है? मशीन लर्निंग का काम ये होता है कि हम प्रीवियस जो हमारा हिस्टोरिकल डेटा है उसके बेसिस पे हम आगे का प्रिडिक्शंस करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो एनालिसिस करते हैं प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा का और हम प्रिडिक्शन निकालते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। ट्रेनिंग बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, प्रिडिक्शन टू आंसर अ क्वेरी, ये दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सेलेक्ट करना होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस इन मशीन लर्निंग इज, मशीन लर्निंग के ट्रेनिंग प्रोसेस का आउटपुट क्या होगा? तो मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं? हिस्टोरिकल डेटा लेते हैं और एक प्रिडिक्शंस क्रिएट करते हैं, यानी हम एक ऐसा मॉडल बनाते हैं जो प्रिडिक्शंस करके हमको बताता है कि कुछ जो आगे हम काम करना चाहते हैं या आगे जो हम वर्क कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। तो वी क्रिएट ए मशीन लर्निंग मॉडल, तो इसका ऑप्शन ए होगा। The output of training process in machine learning, this is the similar questions.
व्हाट आर द डिफरेंट एल्गोरिथम टेक्निक्स इन मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग में कौन कौन सा डिफरेंट एल्गोरिथम्स टेक्निक्स यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, तो ये होता है, ये सही है ऑप्शन ए। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी होता है। एंड ट्रांसडक्शन, ये कोई एल्गोरिथम नहीं है, तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा, क्योंकि एक तो सही है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, लेकिन ट्रांसडक्शन कोई एल्गोरिथम नहीं है, तो ये नहीं होगा, बी नहीं होगा। बोथ ए एंड बी, तो ये बी जब नहीं है तो बोथ तो हो ही नहीं सकता है। नन ऑफ द मेंशन्ड, तो नन ऑफ द मेंशन्ड भी नहीं होगा, क्योंकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग ये दोनों एल्गोरिथम्स हैं मशीन लर्निंग के, तो ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द ISO OSI रेफरेंस मॉडल। तो OSI में कितने मॉडल होते हैं, तो हम जानते हैं OSI में 7 मॉडल होते हैं, जो कि सबसे लोअर मॉडल होता है फिजिकल लेयर, फिर आता है डेटा लिंक लेयर, फिर आता है नेटवर्क लेयर, फिर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आता है सेशन लेयर, फिर आता है प्रेजेंटेशन लेयर, और सबसे ऊपर आता है हमारा एप्लीकेशन लेयर। तो ये टोटल 7 लेयर होते हैं OSI में, जिसका 5 लेयर यूज होता है TCP/IP में, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन जनरल नेटवर्क मॉडल। तो कौन सा लेयर है जो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सेशन लेयर सेशन को मैनेज करता है, डेटा लिंक लेयर डेटा को फिजिकल डिलीवरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और फिर फिजिकल एड्रेसिंग करता है, मैक एड्रेस देता है। नेटवर्क लेयर नेटवर्क एड्रेस से रिलेटेड है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर से प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इफ अ लिंक ट्रांसमिट्स 4000 फ्रेम्स पर सेकेंड, अगर कोई लिंक 4000 फ्रेम्स पर सेकेंड ट्रांसफर कर रहा है, एंड ईच स्लॉट हैज 8 बिट्स, हर स्लॉट के पास 8 बिट्स है, व्हाट इज द ट्रांसमिशन रेट इन अ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, हम मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं मल्टीपल चैनल्स को एक साथ कंबाइंड करने के लिए। यानी अगर हमारा ट्रांसमिशन मीडिया एक है और हम बहुत सारा डेटा मल्टीपल चैनल्स फ्रेम्स सेंड कर रहे हैं, तो हम मल्टीप्लेक्सिंग करके उसको एक साथ भेजा जाता है एक ट्रांसमिशन मीडिया से। तो यहाँ पे स्पीड पूछ रहा है, उसका रेट ऑफ स्पीड क्या होगा TDM में। तो 4000 फ्रेम्स पर सेकेंड जा रहा है, 4000 इंटू 8 कितना बिट्स है, 8 बिट्स है, तो इतना एक सेकेंड में जा रहा है, यानी 32000 बिट्स जा रहा है। तो 32000 बिट्स हमारा आंसर होगा यहाँ पे, लेकिन 32000 बिट्स नहीं दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है 500 kbps, 32 kbps, 32 bps, 500 bps। तो 32000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये क्या हो गया 32 किलोबाइट्स पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यू टू कनेक्ट एंड लॉग इन टू ए रिमोट कंप्यूटर। तो यहाँ पे 4 प्रोटोकॉल्स का नाम दिया गया हुआ है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और टेलनेट। ये सब TCP/IP प्रोटोकॉल सूट का प्रोटोकॉल्स है। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये मेल ट्रांसफर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करता है, FTP फाइल को ट्रांसफर करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होता है, टेलनेट। तो टेलनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है TCP/IP सूट का जो 2 सिस्टम के बीच में रिमोटली कनेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। हम एक सिस्टम से रिमोटली कनेक्ट होकर के दूसरे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। इन TCP सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा इज डन एज
टीसीपी में डेटा कैसे सेंड और रिसीव किया जाता है, तो बाइट्स के फॉर्म में। तो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स हमारा ऑप्शन ए यहां पे सही होगा। इन ग्राफिकल सिस्टम एन एरे ऑफ पिक्सेल्स इन द पिक्चर आर स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। ग्राफिकल सिस्टम में यानी हमारा जो भी मॉनिटर है, अभी हमारा कोई भी मॉनिटर है, ग्राफिकल मॉनिटर्स होता है, हम इमेजेस को यूज करते हैं, देखते हैं, तो उसमें जो इमेज का पिक्सल वैल्यूज है वो कहाँ स्टोर रहता है, तो वो एक डिजिटल मेमोरी पे स्टोर होता है। जब भी स्क्रीन पे इमेज बनता है तो उसके पहले इमेज एक डिजिटल मेमोरी में स्टोर होता है, जो इमेज के लिए यूज किया गया है, जिसको कहते हैं फ्रेम बफर। फ्रेम बफर is a digital memory which stores the image values before representing on the screen। स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करने से पहले इमेज वैल्यूज फ्रेम बफर पे आता है। What is the purpose of एलियास ऑपरेटर? एलियास ऑपरेटर का पर्पस क्या है, तो हम इसका यूज क्यों करते हैं? अगर हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं सी में और उस स्ट्रक्चर का अगर हम कोई पॉइंटर बनाते हैं, जैसे हम स्ट्रक्ट पी बनाते हैं, इसमें हम कोई डेटा लेते हैं इंट एक्स और इसका एक पॉइंटर बना ले एस्ट्रिक ptr, तो इस ptr से अगर हम x को एक्सेस करना चाहेंगे तो हम लोग यहाँ पे एलियास ऑपरेटर का यूज करेंगे, यानी कि एलियास ऑपरेटर मेंबर एक्सेस ऑपरेटर हुआ। इन सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ वाइड पॉइंटर टाइप? तो वाइड पॉइंटर टाइप का पर्पस क्या होता है? तो वाइड पॉइंटर टाइप हम यूज करते हैं ताकि हम किसी भी दूसरे डेटा टाइप के पॉइंटर को किसी भी वाइड पॉइंटर को किसी दूसरे डेटा टाइप में हम कन्वर्ट कर सके। जैसे अगर हम कोई पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं वाइड एस्ट्रिक पी, तो इस p को हम जिस भी पॉइंटर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहें, इंट पॉइंटर में कन्वर्ट करना चाहें, फ्लोट पॉइंटर में चाहें या कैर पॉइंटर में कन्वर्ट करना चाहें, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो वाइड पॉइंटर सी में हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हम उसका कन्वर्जन किसी दूसरे डेटा टाइप में आसानी से कर सकें। तो यहाँ पे टू स्टोर एनी डेटा टाइप्स एड्रेस, तो ये सही है, किसी भी डेटा टाइप का एड्रेस हम वाइड पॉइंटर में रख सकते हैं। तो इसी पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये टोटल 26 क्वेश्चंस हैं। तो ये सब सारे के सारे एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब हर तरह के एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको सब लोग रिवाइज करते रहेंगे, रिमेंबर कर लेंगे।